हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो एजुकेशन हब पर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते हम उसी कड़ी में एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हैं। तो हम पढ़ते पढ़ते किशोरावस्था तक आ गए थे। किशोरावस्था की आज आप फाइनल रखते हैं, किशोरावस्था को आज अपन पूरा कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का सिलेबस हमारे की अवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, तो समझिए कि बाल विकास का लगभग 30% अपना चैप्टर पूरा हो चुका है। देखिए, सिर्फ पहली यूनिट है जिसमें अपना टाइम लगे, उसके बाद की जो यूनिट है ना, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। क्यों? क्योंकि वो यूनिट शॉर्ट एंड स्वीट है, उसमें बस फैक्ट बताइए, बात क्लियर। इसमें कुछ समझाने वाला मैटर भी है, तो इसमें ज़्यादा इतना टाइम थोड़ा लगता है, क्योंकि ये यूनिट सबका बेस कर वो तैयार करती है। अब हम साइकोलॉजी में पढ़ते पढ़ते हम साइकोलॉजी का जो बाल विकास पढ़ रहे थे, और बाल विकास में हमने अपने 10-12-15 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस क्लास आप जाइए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब आज हम जो अपनी किशोरावस्था है उस किशोरावस्था को पूरा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि या तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसी बाल विकास में, या फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लेके आ सकता हूं मैं। 2-3 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चल सकते हैं, देखते हैं। वो मतलब वो डिपेंड करेगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले लेके या फिर एक बार सेशन आप बता दीजिएगा मुझे क्या लेके आना है, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने हैं या फिर आगे का टॉपिक चलने देना है, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे थे, और किशोरावस्था की जो बची हुई जो विशेषता है ना, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। किशोरावस्था की जो पहले हमने उपनाम पढ़े, किशोरावस्था है उसके बारे में पढ़ा। अब हम किशोरावस्था की विशेषताएं पढ़ रहे थे, कुछ 10-12 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी, अब विशेषताएं पढ़ेंगे। किशोर होते हैं ना, किशोर, उसके बाद हमने पिछले जो मतलब बता रहे थे कि जो किशोरों में कुछ बातें की, मतलब वीर पूजा वाली, या फिर जो भविष्य निर्माण के बारे में, ऐसे शारीरिक परिवर्तन, तीव्र मतलब जो विकास का पूर्ण स्थायित्व हो जाता है, इस प्रकार की बातें हमने कर चुकी, जो पूरी कर ली थी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, और अगर आपकी पहली क्लास है तो आप पीछे वाली सारी क्लासेस को देखिए। चलिए अब बात करते हैं किशोर जो होते हैं ना, किशोर, इनमें यौन अंग जो होते हैं, जो सेक्सुअल सप्लाई ऑर्गन होते हैं, यौन अंग, उन यौन अंगों का विकास है ना, यौन अंगों का विकास पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। यौन अंगों का क्या हो जाता है? विकास पूरा हो जाता है, और विकास पूरा होने के साथ साथ इनमें प्रजनन क्षमता विकसित होती है, यानी कि पेरेंट जो बनने की कैपेसिटी आ जाती है, मतलब क्षमता आ जाती है। तो किशोरों में यौन अंगों का विकास क्या होता है? पूर्ण हो जाता है, और प्रजनन क्षमता इसमें इनमें आ जाती है। यौन अंग जैसे जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जैसे मतलब सेक्सुअल ऑर्गन है, उनका विकास पूरा हो जाता है, और विकास पूरा हो जाता है तो इसका मतलब उनमें प्रजनन क्षमता, या फिर मतलब जो बेबी वाली वो वाली सारी चीज उसी चीज में हो जाती है। क्लियर? तो प्रजनन क्षमता आ जाती है और यौन अंग का पूर्ण विकास हो जाता है किशोर में। क्लियर? आगे चलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, देखिए हो गया ना, किशोरों में यौन अंग का पूर्ण विकास हो जाता है, और जो प्रजनन क्षमता है वो पूरी हो जाती है, मतलब पूरी प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। अब देखो, अब किशोरों को क्या क्या चीजें देनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं देनी चाहिए। किशोरों को हमें सबसे पहले सहानुभूति देनी चाहिए। देखिए, मैं देने वाली एक तरफ को उधर नहीं देने वाली कहूँ, सहानुभूति हमें किशोरों को देनी चाहिए। सहानुभूति होती क्या है? उनके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, उनके प्रति थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए कि अगर किशोरों से कोई गलती भी हो गई है तो उसको थोड़ा माफ कर सके। सहानुभूति देनी चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, उन्हें मतलब सहयोग देना चाहिए, सहानुभूति देनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी देनी चाहिए, उन्हें किसी न किसी काम की क्या देनी चाहिए? जिम्मेदारी देनी चाहिए। उन्हें अभिप्रेरणा, मोटिवेशन देना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी और अभिप्रेरणा देनी चाहिए। क्लियर? तो किशोरों को सहानुभूति, सहयोग, जिम्मेदारी, अभिप्रेरणा देनी चाहिए। ये जो चीजें हैं ये किशोरों को देनी चाहिए। जबकि किशोरों को क्या क्या नहीं देना चाहिए? किशोरों को हमें लालच नहीं देना चाहिए, किशोरों में लालच की भावना नहीं देनी चाहिए, उनमें स्वार्थ की भावना नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये चीजें है ना, सहानुभूति, सहयोग, जिम्मेदारी और अभिप्रेरणा, इन सारी चीजों को किशोरों को देना चाहिए। जबकि जो लालच है और जो स्वार्थ है, या फिर हम बात करें नशा है, आपराधिक प्रवृत्ति, एक तरीके से अपराध, ये सारी चीजों से दूर रखना चाहिए। सहानुभूति,
उसके साथ हमारी सिंपैथी होनी चाहिए कि अगर वो कोई काम में कुछ गलतियां भी करता है तो उसको थोड़ा सहयोग करके, सहानुभूति की भावना से उसको थोड़ा समझा बुझा के उसके हम सही राह पे उसको लेके आ सकते हैं। सहयोग हमेशा, किशोर कोई भी काम कर रहा है तो उसे डांट डपटना नहीं, उसके सहयोग की उसको आवश्यकता होती है, क्योंकि सहयोग से किसी गलत राह पे जा रहा है तो उसको भी वो सही तरीके से कर सकता है। जिम्मेदारी, किशोरों के प्रति जिम्मेदारी, उनको जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहिए कि ये चीजें आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना पड़ेगा। अभिप्रेरणा, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने फ्यूचर के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हो, तो उन्हें मोटिवेशन, अभिप्रेरणा देनी चाहिए। जबकि लालच की भावना उन्हें नहीं देनी चाहिए। लालच में आकर किशोर कभी कभी गलत स्टेप उठा लेते हैं, जैसे मतलब जो भी कोई जैसे जुआ खेलना शुरू कर देते हैं या मतलब कहीं पे ऐसे सट्टेबाजी करना शुरू कर देते हैं, तो वो लालच की भावना से। स्वार्थ की भावना, उनमें कभी स्वार्थ वाली भावना नहीं होनी चाहिए कि खुद का काम कर लो, दूसरे से कोई मतलब नहीं। स्वार्थ की भावना नहीं देनी चाहिए। नशे से उन्हें दूर रखना चाहिए। किशोर जो होते हैं ना, किशोरों में नशे की लत लगना सबसे आम बात है, इसीलिए इस अवस्था में अगर नशे से दूर रह गए तो किशोर बिल्कुल, क्योंकि देखिए नशा ऐसी चीज़ है जो पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे खुद के जीवन को तहस नहस कर देता है। अपराध की प्रवृत्ति, अगर आप आपराधिक प्रवृत्तियां किशोरों के दिमाग में विचार आ रहा है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो किशोरों को देनी चाहिए और वो चीजें नहीं देनी चाहिए। उसके बाद यदि यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाएगा तो किशोरों में काम प्रवृत्ति की भावना का पूर्ण विकास भी हो जाएगा। काम प्रवृत्ति का पूर्ण विकास हो जाएगा। काम प्रवृत्ति मतलब कैसे? सेक्सुअल नेचर। किशोरों में काम प्रवृत्ति की जो भावना है उसका पूर्ण विकास हो जाएगा, कि मतलब जो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित होते हैं और खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, तो काम प्रवृत्ति की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। किसमें? किशोरों में जाता है। देखिए किशोरावस्था की कुछ ही विशेषता बची है। हालांकि जब मैंने उपनाम पढ़ाए थे आपको तब मैं सारी बात बता चुका था, तो भी इनमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं। यौन अंगों पूर्ण विकास में क्या समझाने वाली बात है? ये तो चीज़ें नहीं, तो समझाने वाला फैक्ट आता ना, हमें मैं खुद आपको समझाता हूँ। ये चीज़ें बस पॉइंट टू बी नोटेड है। काम प्रवृत्ति का पूर्ण विकास मतलब जो जितनी भी उनकी जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन है उसका जो पूर्ण विकास में हो जाता है। क्लियर? आगे करते हैं। अब किशोरों को देखो हम किस किस से प्रभावित कर सकते हैं? किशोरों को क्रोध में, भय से और काम प्रवृत्ति से प्रभावित कर सकते हैं। ये चीज में थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा समझाने का हल्का सा। क्रोध कैसे? आप किशोरों को गुस्सा दिलाइए और गुस्से में आप जो चाहे उनसे करवा लीजिए, क्योंकि युवा जोश होता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो किशोरों को गुस्सा दिलाइए, क्रोध दिलाइए किसी न किसी बात पे। हालांकि उन्हें आया रहता है क्रोध, किसी न किसी बात पे उन्हें क्रोध दिलाइए और क्रोध दिला करके आप जो उनसे नेगेटिव काम करें, क्योंकि देखिए ये तीनों काम हैं नेगेटिव, और नेगेटिव चीजों से ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो अगर आपने उनको क्रोध दिलाया तो क्रोध दिलाने के बाद किशोर क्या हो जाएंगे? क्रोध के माध्यम से आप जो उनसे काम करवाना चाहो करवा सकते हो। भय, उन्हें डराइए, उन्हें ऐसा डर दिखाइए, डर के माध्यम से आप किशोरों से किसी प्रकार की कोई मतलब गलत काम करवा सकते हो। और काम प्रवृत्ति, सेक्सुअल जो है ना, जो नेचर है उसकी, उसके माध्यम से भी आप उसको, जैसे प्रेम प्यार के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पता नहीं क्या कर जाता है, गैंगस्टर बन जाते हैं ना, तो वो क्रोध, भय और काम प्रवृत्ति, इनके माध्यम से आप किशोर को मतलब किसी भी प्रकार की भावना मिटा सकते हो। कि इनके माध्यम से सर्वाधिक किशोरों को कहा जाता है, इनके माध्यम से किशोर सर्वाधिक क्रोध के माध्यम से, भय के माध्यम से और काम प्रवृत्ति के माध्यम से किशोर सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे फिर इसमें देखो, अब जब मतलब ये चीजें रहेंगी, एक काम प्रवृत्ति, एक क्रोध, एक भय, नशा, अपराध, स्वार्थ, लालच, ये सारी जब चीजें रहेंगी तो क्या किशोर खुश रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। तो ये खुशी रहित बोल सकते हैं या सुख रहित काल होता है। इसमें ज्यादा खुशियां नहीं मिलती। एक बार थोड़ी देर के लिए काम प्रवृत्ति के माध्यम से मान लो खुद को सेटिस्फाई रख ले, लेकिन उसके बाद थोड़ा अलग नेचर होता है। क्रोध के माध्यम से एक बार तो कुछ गलत से बढ़ाता है, एक बार तो खुद के मन को सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन उसके बाद वापस वही। तो ये खुशी रहित या फिर सुख रहित काल होता है। कौन सा काल? किशोरावस्था। खुशी रहित या फिर सुख रहित काल कौन सा काल होता है? किशोरावस्था। देखो, और क्यों होता है? इसके रीजन ये है कि एक तो इनमें सबसे तेज शारीरिक परिवर्तन होता है। हालांकि मैं ये बात बता चुका हूँ, सबसे तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है। अब बताइए, अचानक किसी
बाल्यावस्था में था, और बाल्यावस्था के बच्चे में अचानक इतने तेज शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसके दाढ़ी मूंछ आ जाए, उसके परिपक्व मानने लग जाता है, उसको मानने लगते हैं बन, और उसकी जो शारीरिक अंग बनावट के अलग हो जाती है, तो इतने सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, तो क्या वो सुख रह पाए, खुशी रह पाएगा। गर्ल्स होती हैं, उनमें अचानक से पीरियड की जो मतलब एक फिक्स टाइम के बाद पीरियड की समस्या हो जाती है, मतलब समस्या तो क्या, हालांकि ये नेचर है, बट फिर भी होता है ना उससे, तो वो शारीरिक परिवर्तन आते हैं। इस शारीरिक परिवर्तनों से खुशी या सुख रहित काल होता है। एक कि खुशी या सुख रहित काल कौन सा होता है, किशोर। क्यों होता है किशोर अवस्था वाला, क्योंकि एक तो इसमें शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज गति से होते हैं, और जब शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज गति से होंगे तो क्या किशोर समायोजन कर पाएगा, क्या किशोर आसानी से समायोजन कर पाएगा। जो बच्ची अच्छे तरीके से अपनी लाइफ कर रही थी वो इस समस्या से जूझ रही है, क्या वो आसानी से समायोजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में उसके वो शारीरिक परिवर्तन है, उसमें किसी का हाथ नहीं है, सो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन क्या आसानी से होगा, आसानी से समायोजन नहीं होगा, तो थोड़ा चिड़चिड़ा नहीं सकेगा। दूसरी बात, अगर लड़कों में अचानक से शारीरिक परिवर्तन हो जाए तो क्या उसके साथ समायोजन कर सकते हैं अचानक से। मान लीजिए शुरुआत में दाढ़ी लगी, थोड़ा अजीब लगी कि यार मेरे ऐसे आ रही है, तो थोड़ा समायोजन करने में दिक्कत होती है। तो किशोरों में खुशी रहित या सुख रहित काल होता है, और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण अचानक से जो क्या करते हैं, समायोजन नहीं कर पाते। फिर इन जो दूसरा कारण क्या है, इन जो किशोर है ना, इनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग होती है, व्यक्तिगत इनकी आवश्यकता अलग अलग होती है, और व्यक्तिगत आवश्यकता के साथ साथ इनकी व्यक्तिगत रुचि भी अलग अलग होती है। व्यक्तिगत आवश्यकता और व्यक्तिगत रुचियां भी क्या होती है, अलग अलग होती है। कि किसी की पर्सनल नीड है, कि कोई किशोर है मान लीजिए अच्छे खासे परिवार में रहता है, उसको और ज़्यादा चीज़ें और कुछ चाहिए, कोई गरीब परिवार में है तो उसको अलग चीज़ें चाहिए, कोई मान लीजिए किसी को बिजनेस में काम करना है, किसी को पढ़ाई संबंधित काम करना है, तो सबकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, सबकी रुचियां अलग अलग हैं। कोई खेल में जाना चाहता है, कोई पढ़ाई में आगे करना चाहता है, कोई किसी मतलब बिजनेस में आगे करना चाहता है, तो सबकी रुचियां अलग अलग, सबकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं अलग अलग। इसके आधार पर खुशी या सुख रहित काल कौन सा होता है, किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में एक तो शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र गति से होते हैं, इसलिए किशोर समायोजन नहीं कर पाते, और सबकी व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं और रुचियां होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उसके बाद किशोरों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उन्हें ये लगता है कि जो समाज है ना, समाज वो उनकी बात को क्या कर रहा है, नकार रहा है। अगर समाज है, समाज उनकी बात को क्या कर रहा है, नकार रहा है। कैसे, थोड़ा साउंड आ सकता है, पास में शादी है तो थोड़ा हो सकता है साउंड में थोड़ी दिक्कत आ जाए, हालांकि कोशिश की गई है लेकिन फिर भी हो सकता है। समाज उन्हें नकार रहा है। समाज कैसे कि किशोरों में नया खून है, उबलता खून, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए कुछ काम करेगा। अब वो नया नया सब कुछ करे तो इसका मतलब ये है कि समाज में उसे मान्यता चाहेगा। अगर उसने कोई काम किया तो इसका मतलब वो चाहेगा कि समाज में उसे मान्यता मिले। लेकिन क्या समाज अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के किशोरों के अकॉर्डिंग आता है? नहीं आता। कुछ उन्हें ढलना पड़ता है उसके अनुसार, तो उन्हें लगता है कि समाज उन्हें नकार रहा है। कहीं कहीं मान लो कोई लड़का लड़की लेट तक घर से बाहर जा रहे हैं, घर वाले जैसे ही घर में आएगा उसको टोकेंगे उन्हें यह कि घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते। हालांकि उसके भविष्य के लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, ताकि किसी गलत संगत में ना पड़े, गलत आदत में ना पड़े, तो समाज उसे नकार रहा है, ये भावना किशोर के मन में आ जाती है। इसीलिए सुखी या खुश रहित काल होता है ना। उसके बाद और क्या होता है किशोरों में, पहले ये मैं रफ कर दूं। देखिए, इसलिए यौन का पूर्ण विकास होता है और इसलिए उन्हें प्रजनन क्षमता का पूर्ण विकसित हो जाती है। किशोरों को सहानुभूति, सहयोग, जिम्मेदारी, अभिरुचि देनी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, जबकि लालच, स्वार्थ, नशा और अपराध की भावना नहीं दे। किशोरों में काम प्रवृत्ति का पूर्ण विकास होता है। क्रोध, भय और काम प्रवृत्ति के माध्यम से किशोरों को कुछ भी करवाया जा सकता है। समाज उन्हें नकार रहा है, ये किशोरों में भावना देती है। किशोर अवस्था को खुशी या सुख रहित काल कहते हैं। किशोरों में समायोजन करने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। शारीरिक परिवर्तन सबसे तेज गति से होते हैं और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं व रुचियां अलग अलग होती है, इंडिविजुअल होती है। क्लियर? यहाँ तक आगे समझे? अब आगे चलते हैं। उसके बाद किशोरों में अमूर्त चिंतन होता है, तार्किकता होती है। चिंतन की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली जो एक क्लास थी उसमें मैंने क्वेश्चन डाला था, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन डालता रहूँगा। अमूर्त चिंतन और तार्किकता और निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय। अब किशोरों में क्या होता है? किशोरों में अमूर्त चिंतन आता है, तार्किकता आती है और निर्णय क्षमता। अब मुझे आप ये बताओगे कमेंट में कि श्रेष्ठावस्था में चिंतन किस प्रकार का होता है, बाल्यावस्था में चिंतन किस प्रकार का होता है और किशोरावस्था में चिंतन
तर्क के आधार पे और मूर्तता के आधार पे, दोनों आधार पे बताओगे कि शेष अवस्था में कैसा होता है, बाल्य अवस्था में कैसा होता है और किशोर अवस्था में कैसा होता है। यानी 6 क्वेश्चन आपको। तो देखिए अमूर्तता रहते चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। अमूर्त मतलब अगर सामने नहीं है तो भी इमेजिनेशन करो। तर्क लॉजिक देंगे हर चीज का पीछे, हर जगह पीछे साइंटिफिक फैक्ट देंगे, लॉजिक देंगे। निर्णय क्षमता, डिसीजन लेके मतलब वो बना सकते, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाती, निर्णय क्षमता उनकी क्या होती है, विकसित हो जाती है। किसकी? किशोरों की। क्लियर? यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कीजिए। अब आगे चलते हैं। बीच में क्या देखना पड़ता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सीधे के चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसके बाद दिवा स्वप्न, फैंटेसीज, दिवा स्वप्न बोल दीजिए, कपोल कल्पना बोल दीजिए इसको। हालांकि ये चीजें मेरी करवाई हुई हैं, फिर भी एक बार दोबारा इसको बोलते हैं फैंटेसीज, कल्पना। किशोर कल्पना करते हैं, सपनों में रहते हैं। सपनों में कैसे कि किशोर सोचता है कि ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और हकीकत तो कुछ नहीं है, फैंटेसी में रहता है। दीवा स्वप्न की भावना होती है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। उसके बाद किशोरों में एक तो सेल्फ मोटिवेशन की भावना, आत्म प्रेरणा, और एक आत्मसम्मान। सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेस्पेक्ट, इन दोनों की भावना बहुत ज्यादा होती है। दीवा स्वप्न या कल्पना मतलब फैंटेसीज में रहता है, इमेजिनेशन करता रहता है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, जबकि ग्राउंड वर्क कुछ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले जैसी दुनिया होती है। आत्म प्रेरणा, सबसे ज्यादा खुद से मोटिवेट होते हैं। किशोरों को मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें खुद से मोटिवेट होता है। और ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बाहरी मोटिवेशन थोड़े समय के लिए काम करता है। अगर हम किसी को इशारे से काम करवाएंगे ना, वो कुछ समय के लिए करेगा, लेकिन आप खुद के दिमाग से काम करोगे वो ज़्यादा। अगर आपको जब भी मोटिवेशन की लगे, आपने मान लो कोई चीज़ हल की, आपने कुछ कोई प्रॉब्लम सोल्व किया आपने, और उसके बाद आपको मोटिवेशन देने वाला कोई नहीं है, खुद को खुद शाबाशी दे दीजिए, फिर देखिए आपका मोटिवेशन कितना हाइपर रहता है। तो आत्मप्रेरणा की भावना होती है, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट इनका बहुत ज़्यादा होता है। ईगो बार बार हर्ट होता है, किशोरों का ईगो बार बार हर्ट होता है। फिर किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं, सामाजिक स्वीकृति अवस्था, सामाजिक स्वीकृति चाहते हैं। कैसे? अभी बताया था ना आपको, मुझे बार बार लगता है कि समाज उन्हें नकार रहा है। वो चाहते हैं कि समाज में, समाज के सामने मेरी बात मानी जाए, मैं जो काम कर रहा हूं उसे तवज्जो दी जाए, मेरी बातों को क्या किया जाए, महत्व दिया जाए। तो सामाजिक स्वीकृति चाहता है किशोर। क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद आत्मसम्मान की वाली होगी, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। उसके बाद संघर्ष तूफान की अवस्था होती है। हालांकि ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। संघर्ष की, तूफान की, तनाव की, दबाव की, प्रेशर होता है किशोर पे, संघर्ष करता है, तूफान की अवस्था रहती है। तूफान यानी कि बाहर से कोई आंधी तूफान वगैरह आता है। उथल पुथल इसमें रहता है, उथल पुथल रहता है पूरे जीवन में, उथल पुथल। संक्रमण काल होता है ये, संक्रमण काल, ट्रांजिशन एज, संक्रमण काल होता है। संघर्ष, तूफान, तनाव, दबाव, संघर्ष, संक्रमण काल होता है ये वाला, और वगैरह। तो ये सारी की सारी किशोरों की आदि परिवर्तित, किशोरों की आदि प्रवृत्तियां सारी जिस प्रकार से मैंने आपको सारी की सारी किशोरावस्था आपको बता दी। कैसे? संघर्ष, किशोर संघर्ष करते हैं, हर एक चीज में स्ट्रगल करते हैं। हर एक चीज में स्ट्रगल कैसे कि मान लो समाज में उनकी कोई भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। तूफान, उनके मन में मतलब तूफान चलता रहता है कि मैं ये कर लूँ, जोश की भावना रहती है। तनाव, स्ट्रेस में रहते हैं। समाज उन्हें, आप मतलब किशोर कोई भी काम करना चाहता है, घर परिवार वाले रोकेंगे उन्हें, हालांकि रोकते वो इसलिए ताकि वो गलत राह पर नहीं जाए, उन्हें रोक टोक करेंगे, समाज रोक टोक करेगा, आसपास का एनवायरनमेंट रोक टोक करेगा, तो फिर प्रेशर, स्ट्रेस आएगा, दबाव, तनाव आएगा तो दबाव आएगा, दबाव में आएगा इंसान। कई बार देखते हैं आप, जब क्रिकेटर्स, अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, क्रिकेटर्स खेलते हैं, मान लीजिए कुछ बोले निकल गई, खाली निकल गई, अब खाली निकलने के बाद बैट्समैन पे क्या आता है, दबाव, और जैसे ही दबाव आता है तो दबाव आते ही बैट्समैन किसमें चला है, स्ट्रेस में, तनाव में, और फिर अपना विकेट जल्दी देता है, और फिर तनाव आता है ना तो फिर ऐसे जोश में आने की कोशिश करता है। तो संघर्ष, तूफान, तनाव, दबाव की अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था। उथल पुथल, उथल पुथल कैसे? सबसे बड़ी उथल पुथल तो यह है कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसी कारण किशोर समायोजन नहीं कर पाता। समायोजन करना जीवन में बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में रहें, कहीं भी कुछ कीजिए, लेकिन आपको हर जगह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपसे 21 आपको कोई मिल जाए
उसके साथ आपको थोड़ा 21 बनना पड़ सकता है। हो सकता है आपसे कुछ थोड़ा नीचे मिल जाए, उसको ऊपर उठाना। एडजस्टमेंट, तालमेल, एक रथ के या एक गाड़ी के जो पहिए होते हैं ना वो समान रूप से लेना, तभी गाड़ी सही चलती है। अगर एक भी पहिया डामाडोल हुआ, मतलब आपके जीवन के जो पहिए हैं ना, अगर एक भी पहिया डामाडोल हुआ, इसका मतलब आपके जो जीवन उथल पुथल होगी। तो समायोजन करना बहुत आवश्यक है। और किशोरों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका ईगो आगे आता है, आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट वाली भावना आती है। संक्रमण काल, ट्रांजेक्शन एज होती है। क्योंकि देखिए संक्रमण काल वही बात, शारीरिक परिवर्तन होता है। पिछली अवस्था में नॉर्मल था, अब इतनी तूफान वाली अवस्था होगी तो संक्रमण काल होता है। ये किशोरावस्था की सारी विशेषताएं, किशोरावस्था क्या थी उसके बारे में सारी आपके सामने बातें रख चुका हूं। ये किशोरावस्था अपनी पूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। हालांकि देखता हूं मैं कुछ ट्यूशन की अगर क्लासेस हो पाई तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके, लेकिन क्वेश्चन की क्लासेस यहाँ नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में उनको करवाने में बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन की क्लासेस वैसे होंगी जैसे पहले अपनी होती थी। क्वेश्चन की क्लासेस आपके होगी और उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं सामने नहीं दिखूंगा, क्वेश्चन की अगर क्लासेस होंगी वैसे होंगी, लेकिन आपको क्वेश्चन निकालने से मतलब है ना कि अभी आप उनमें अगर आप सही तरीके से रेस्पॉन्स दे रहे हो, अपना पूरा प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहे हो, तब तो फिर मैं कराऊंगा, नहीं फिर कोई मतलब नहीं इसका क्वेश्चन करवाने का। फिर तो आपको थियरी वाली क्लास चलते कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखो किशोर अवस्था पूरी हो चुकी है। पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बाल विकास शुरू किया था। पहले हमने अभिवृद्धि पढ़ी, विकास पढ़ा, उनके बारे में आयाम पढ़े विकास के आयाम पढ़ने के बाद हमने उसका क्या, उसके बाद अभिवृद्धि विकास में अंतर पढ़ा। अंतर पढ़ने के बाद हमारे अवस्थाओं में सबसे पहले हमने भ्रूणावस्था पढ़ी, फिर हमने शेष अवस्था पढ़ी, फिर हमने बाल्यावस्था पढ़ी और आज हमने किशोर अवस्था को पूरी कर ली। अपने लगभग 15 से 20 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें डिटेल से अपन सब कुछ चीज़ें पढ़ चुके। आई थिंक आपको उन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आपको फिर मैं कह रहा हूँ आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। और ये नहीं कि आपके कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा, बेशक आपका जवाब मिलेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। कमेंट में आप क्वेश्चन लिखिए, किसी प्रकार की दिक्कत है आप आराम से पूछिए मुझसे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब आगे किशोरावस्था की जो अलग अलग विकास है, शारीरिक विकास, समयगत विकास, ज्ञानात्मक जो सारे विकास हैं, उन विकास के बारे में अपन पढ़ेंगे और उससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए आप यदि वीडियो को लाइक शेयर करते हैं ना तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि देखिए एक तो 5 लोग देखते, उससे एक थोड़े ज़्यादा देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो आपके साथ पढ़ने वाले उनको एक बार दिखाइए, वो पढ़ रहे हैं अच्छी बात, उन्हें कहिए कि आप देखिए एक बार क्लास, 1-2 क्लासेस देखिए, समझ में नहीं है फिर कोई बात होती है ना कि अभी चलो कहीं और जाएँ, तो अच्छे तरीके से पढ़िए, कंटिन्यू चल रही है क्लासेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन ही मिस नहीं हो रही, रेगुलर रूप से आप चल रहे हैं। संडे अपना ऑफ रहता है, आराम संडे को रिवीजन कीजिए बैठ के मस्त, ओके। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का बटन होता है उसको ऑल पे क्लिक कर देता है कि जैसे ही क्लास आई उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, डेली शाम को 8:30 बजे होती है, आप उसमें आ सकते हैं। क्लियर? अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।